हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सही पैरेंटल्स लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन आप इन्होंने जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल लास्ट डे है तो ये फाइनल डिसीजन क्या लेना, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ जो 24 से 27 मार्च, 24 को ओपन होता है 27 मार्च, मतलब कि फ्राइडे को क्लोज किया जा रहा है। आज D2 सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है ₹2 का। सॉरी, 2 अप्रैल का लिस्टिंग डेट है। ₹5 का फेस वैल्यू 372 टू 392 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड 38 शेयर्स की। लॉट साइज फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन। बुक बिल्ट आईपीओ 409 करोड़ का इशू साइज, 1 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया है, जिसमें से फ्रेश कैपिटल 285 करोड़ का, ओएफएस 124 करोड़ का किया जा रहा है। और अगर हम बात करें गाइस कंपनी के लिस्टिंग जो हो रहा है बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 30 मार्च का। 1 अप्रैल को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 20% बिग एचएनआई, 10 स्मॉल एचएनआई, 5 रिटेल 35% ऑफर दी गई है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 38 शेयर्स मिलेंगे, 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लगभग 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लगभग 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें गाइस कंपनी का बिग एचएनआई, तो मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। अब देखिए कंपनी में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, चाहे किसी भी कैटेगरीज में, चाहे एचएनआई हो, रिटेल हो, स्मॉल एचएनआई, जिस कैटेगरी में होगा उस कैटेगरी में आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जैसे अगर रिटेल में अगर होता है तो 1 लॉट, स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट और बिग एचएनआई में 68 लॉट ओनली अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। अब अगर हम बात करें गाइस कंपनी के एंकर से 122.6 करोड़ का फंड रीच कर चुका है। सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो कंपनी का जो सब्सक्राइब किया गया है डे 1 सब्सक्रिप्शन, तो गाइस जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्यूआईबी बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं किया है, 0 एक भी शेयर्स का नहीं। बिग एचएनआई 22% सब्सक्राइब है, बहुत ही लो सब्सक्राइब है हर एक कैटेगरीज में। 22.2 लाख शेयर्स का बीट किया, 8.98 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 3% ओनली सब्सक्राइब है, 13.9 थाउजेंड शेयर्स बीट किया, 55 लाख का। रिटेल में 3% सब्सक्राइब किया गया, 97,000 शेयर्स का बीट किया, 3.8 करोड़ का। बहुत ही लो सब्सक्राइब है। टोटल हुआ 5% सब्सक्रिप्शन, 3.3 लाख शेयर्स बीट किया है, 13.1 करोड़ का। तो गाइस कोई खास सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कोई खास सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला है। वहीं अगर हम जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए तो इसका जीएमपी गाइस लगभग ₹0 का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। बिजनेस में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी इसमें वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। कंपनी का जो बिजनेस है वेल डाइवर्सिफाइड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि ब्रांडेड जेनरिक फॉर्मुलेशंस और साथ एज वेल एज सीडीएमओ प्रोडक्ट्स भी कंपनी जैसे के पास है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के लिए। 500 प्लस डोजियर्स का बैकअप भी है कंपनी के पास, जो कि फास्ट फॉरवर्ड मोड में कंपनी को डाल रहा है। और अगर हम यहाँ देखेंगे फाइनेंशियल का, तो देखिए 24 में 155 करोड़ का रेवेन्यू, 8.4 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 164 करोड़ का रेवेन्यू, 14.4 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में 89.4 करोड़ का रेवेन्यू, 7.7 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में स्पीडी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है टॉप एंड बॉटम लाइन में। और अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का अपग्रेडेशन और कैपेक्स करना चाहती है। एक नया R&D सेंटर एस्टैब्लिश करना चाहता है, लोन का रिपेमेंट करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और सिंगापुर और में जो है एक होली ओन्ड सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है सिंगापुर में, जिससे नोमेद फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का एक्विजिशन प्रपोजल लेकर आया था। ऑस्ट्रेलिया बेस्ड बिजनेस था, इसको एक्विजिशन करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। मतलब कि अगर बात करें तो कम देखिए, जब ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन और डी बॉटलिंग जो किया जा रहा है प्लांट कैपेसिटी का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फैसिलिटी एज ऑस्ट्रेलिया फैसिलिटी का, तो इसका कंप्लीशन होने के बाद गैस कंपनी बहुत स्पीडी ग्रोथ देखने को मिल सकता है टॉप एंड बॉटम लाइन में। अभी भी देखने को मिला, बट और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। रेशियोज में ROE RONW 5.1, ROCE और PAT मार्जिन 9% का, एबिटा मार्जिन 18.7%, PB है 10.9, पी रेशियो 72.2 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 61.2, पोस्ट इशू 51.3% का होल्डिंग 51.2% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। मार्केट कैप 1732 करोड़ के अराउंड होगा। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग देखिए, अगर हम बात करें कंपनी का प्राइस बैंड जो रखा गया ना, अगर हायर साइड पर वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है, जिसके कारण गाइस यहाँ पे एक अच्छा परफॉर्मेंस है। फंडामेंटल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और मेनली कंपनी जो है ब्रांडेड जेनरिक फॉर्मुलेशन से ही जनरेट करता है, जो कि 72% का रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है अकेले इससे इस बार का। और अगर हम बात करें गाइस कंपनी के आगे अगर देखा जाए तो मेनली और जो
डोमेस्टिक यहाँ पे रेवेन्यू जो डोमेस्टिक में अगर हम बात करें तो रेवेन्यू जो डोमेस्टिक से जनरेट होता है जिसमें से मेनली जो है तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से जनरेट कर रही है। और एक्सपोर्ट रेवेन्यू की बात करें तो फिलीपींस से मेनली जनरेट होता है, ऑस्ट्रेलिया से भी हो रही है 3.5% का रेवेन्यू। और अगर हम यहाँ बात करें इंडस्ट्री ओवरव्यू तो 30 फाइनेंशियल ईयर तक ग्लोबल ड्रग फॉर्मुलेशन मार्केट 5.9% CAGR का ग्रोथ करने का एस्टिमेट है। और ग्लोबल CDMO मार्केट भी लगभग 9.54% CAGR का ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया जा रहा है। और इंडियन ड्रग फॉर्मुलेशन मार्केट 11.1% के साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट है। इंडियन CDMO मार्केट भी 12.7% CAGR के साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया जा रहा है। कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो इसके कॉम्पिटिटर साई लाइफ साइंस, इनोवा कैप्टैब, सिनोर्स फार्मा, ग्लैंड फार्मा इसके कॉम्पिटिटर जो कि सेम बिजनेस करता है। साई पैरेंटल्स सभी इसके कॉम्पिटिटर है, सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है। अब स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन CDMO सेक्टर में ऑपरेट हो रहा है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है मल्टीपल थेराप्यूटिक सेगमेंट में, जैसे कार्डियोवास्कुलर, एंटी डायबिटिक और एंटीबायोटिक्स, डर्मेटोलॉजी। और अगर हम बात करें यहाँ पे गाइस तो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है ब्रांडेड जेनरिक्स और CDMO सेगमेंट्स इन दोनों में। कंपनी जो अलग अलग डोजेस फॉर्म्स में मैन्युफैक्चर करता है जिसमें इंक्लूड है इंजेक्टेबल्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, लिक्विड्स और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दोनों को स्टैब्लिश कर चुका है। फोकस है कंपनी का R&D और फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट पर, जिससे प्रोडक्ट पाइपलाइन एक्सपेंशन को जो है अगर देखा जाए तो सपोर्ट करती है। वहीं अगर हम यहाँ पे देखेंगे कंपनी का एक्सपीरियंस मैनेजमेंट और है इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज के साथ, लेकिन वीकनेस भी है, जैसे डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है रेगुलेटरी अप्रूवल्स पर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और एक्सपोर्ट्स के लिए। स्केल इसका बहुत ही स्मॉलर है अगर लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनी से कंपेयर करेंगे। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री और डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल्स के कारण। प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्ट हो सकता है प्राइसिंग प्रेशर्स के द्वारा जेनरिक ड्रग मार्केट्स में। और थर्ड पार्टी सप्लायर्स पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है रॉ मटेरियल्स और APIs के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे तो जेनरिक मेडिसिन और CDMO सर्विस जो है ग्लोबली इसके लिए डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। रेगुलेटेड मार्केट्स में एक्सपैंड कर रहा है जिससे रेवेन्यू और मार्जिन को इम्प्रूव कर सके। और फार्मा मैन्युफैक्चरिंग बेनिफिट्स जो कि इसमें अगर देखें आउटसोर्सिंग ट्रेंड बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में, जिससे CDMO बिजनेस को बेनिफिट मिल सकता है। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का एक्सपैंड करने की एबिलिटी है निश और स्पेशलिटी फॉर्मुलेशंस में। और हेल्थ केयर डिमांड भी बहुत तेजी से राइज हो रहा है जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो इंटेंस कंपटीशन है लार्ज डोमेस्टिक और ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनीज से। स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जिसके कारण कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। और थ्रेट की बात करें तो प्राइस कंट्रोल बहुत ज़्यादा है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जिससे मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकती है। करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण एक्सपोर्ट रेवेन्यू को अफेक्ट कर रहा है। और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन अगर होता है रॉ मटेरियल APIs में तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। और पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करेंगे मतलब ओवरऑल देखिए अगर लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनी से कंपेयर करें तो ये ऑपरेट हो रहा है एज अ मिड स्केल फॉर्मुलेशन एंड CDMO प्लेयर। और अदर फार्मा मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करें तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और एक्सपोर्ट प्रेजेंस पर कम्पीट कर रही है। इन्वेस्टर के लिए IPO रिप्रेजेंट कर रहा फार्मास्यूटिकल, मैन्युफैक्चरिंग एंड CDMO सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ पूरी तरह से डिपेंड करता है ग्लोबल जेनरिक डिमांड, रेगुलेटरी अप्रूवल और न्यू मार्केट्स में एक्सपेंशन पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। तो ओवरऑल अगर बात करें देखिए अगर हायर साइड पर अगर वैल्यूएशन करें तो IPO जो है मीडियम टू लॉन्ग टर्म IPO है। तो इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।